दोस्तों सबसे पहले आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इसमें आपको काफी सारी गैलेक्सीज और स्टार्स दिख रहे होंगे जो खुद अपने आप में काफी बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अगर केवल इस तस्वीर को देखकर मैं आपसे ये पूछूं कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट धरती के सबसे करीब होगा, तो आप ऑब्वियसली सबसे ब्राइट दिखने वाले इस स्टार का नाम लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये सबसे ज्यादा पास होगा, तभी तो बाकी सबके मुकाबले हाईएस्ट ब्राइटनेस इसी की है कि नहीं। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इमेज में दिखने वाला ये ऑब्जेक्ट बाकी सबके कंपैरिजन में धरती से सबसे ज्यादा दूर है। और ये 1000, 10,000 या फिर लाख लाइट ईयर्स दूर नहीं है, बल्कि ये अरब लाइट ईयर्स से भी ज्यादा दूर होने के बावजूद इतना चमकदार है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्टार या फिर गैलेक्सी नहीं है, बल्कि ये एक क्वेज़ार है। और इतने छोटे से नमूने को देखकर ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक क्वेज़ार आखिर कितना ज्यादा चमकदार और पावरफुल होता है। अब दोस्तों वैसे तो क्वेज़ार्स हमेशा करोड़ों लाइट ईयर्स दूर ऑब्जर्व किए जाते हैं, लेकिन अर्ली यूनिवर्स में इनकी एग्जिस्टेंस अपने आप में ही किसी पैराडॉक्स से कम नहीं है, जो हमारी यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग को डंके की चोट पर चैलेंज करती है। तो आखिर क्या है वो पैराडॉक्स और क्या है क्वेज़ार्स की उत्पत्ति का रहस्य? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं क्वेज़ार्स के पीछे के रहस्य के बारे में। दोस्तों एक क्वाजी स्टेलर ऑब्जेक्ट जिसे QSO या क्वेज़ार के नाम से भी जाना जाता है, टेक्निकली दूर मौजूद किसी भी बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में एग्जिस्ट करने वाले ऐसे सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं जो किसी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद भारी मात्रा की गैस को इनटेक करने के दौरान इनकम्पेरेबल ल्यूमिनोसिटी के साथ ग्लो करते हैं। अब गैलेक्टिक सेंटर का रोल अदा करने की वजह से इन्हें एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ये कितने चमकदार होते हैं इसका सबूत हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही दे चुके हैं, और उसी से आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि इनका पावर लेवल कितना बेहिसाब होगा। अब इनकी खोज सबसे पहले साल 1963 में हुई थी, जब वैज्ञानिक कुछ स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। मतलब एक्चुअली एक सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टार्स को ऑब्जर्व करते समय उन्होंने ये नोटिस किया कि उनके सामने एक स्टार अपने जनरल एमिशन के अलावा रेडियो वेव्स भी फ्रीक्वेंटली एमिट कर रहा था। और जब इस डिफरेंट स्टार पर डीप रिसर्च की गई तो ना सिर्फ इन्हें एक अलग कैटेगरी में रखकर क्वेज़ार का टैग दिया गया, बल्कि ये भी पता लगा कि एक जनरल क्वेज़ार का वजन हमारे सूरज से 10 अरब गुना ज्यादा होता है। अब रिसर्च को और आगे बढ़ाया गया और ये पता चला कि हम जिस रोशनी को एक क्वेज़ार से निकलते हुए देखते हैं वो असलियत में उसकी एक्रीसेंट डिस्क से निकलने वाली ब्राइटनेस होती है। इसके अलावा ये भी पता चला कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग आज जितने भी मीडियम से लार्ज साइज वाली गैलेक्सीज को देखते हैं वो एक समय पर किसी क्वेज़ार के रूप में ही मौजूद हुआ करती थी, जिसमें हमारी मिल्की वे का नाम भी आता है। अब इस थियरी के हिसाब से जहां पर मिल्की वे और बाकी सारी गैलेक्सीज मौजूद है, वहां पर इतने बड़े बड़े स्टार्स और प्लैनेट्स की बजाय केवल एक ब्लैक होल हुआ करता होगा, जो काफी सारे मैटर को अपने अंदर फीड करते हुए किसी क्वेज़ार की तरह रिएक्ट करता होगा। लेकिन एक समय के बाद इसके आसपास उपलब्ध गैस पार्टिकल्स, इंटरस्टेलर डस्ट और मैटर उसकी हैवी डाइट को फुलफिल नहीं कर पाई, और जिसके वजह से क्वेज़ार की शक्ति पर कहीं ना कहीं समय के साथ फर्क पड़ने लगा, जिस वजह से उसने जितने मैटर को अपने आसपास अपनी ग्रेविटी की वजह से इकट्ठा किया था वो धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगा और एक यूनिफॉर्म मैनर में ब्लैक होल के आसपास पार्टिकल्स ने एकत्रित होकर एक गैलेक्सी की संरचना कर ली। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये थियरी कहीं ना कहीं इस फैक्ट को भी एक्सप्लेन कर देती है कि आखिर सभी गैलेक्सीज के सेंटर में उसे ऑपरेट करने के लिए कोई ब्लैक होल ही क्यों मौजूद होता है। अब साइंटिस्ट धीरे धीरे इस टॉपिक पर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स और स्पेशली क्वेज़ार्स को लेकर लगातार रिसर्च करते जा रहे थे, लेकिन इसी बीच उनका ध्यान एक ऐसे पैराडॉक्स पर गया जो अपने आप में इसकी फॉर्मेशन और यूनिवर्स के टाइमलाइन को कॉन्ट्राडिक्ट करने का काम कर रहा था। दरअसल दोस्तों क्वेज़ार्स हमेशा आज तक यूनिवर्स में जब भी पाए गए हैं तब वो इतने दूर देखे गए हैं कि उनके एग्जिस्टेंस पर प्रश्न चिन्ह लग गया। फॉर एग्जाम्पल स्पेस साइंस की अब तक की हिस्ट्री में जो सबसे क्लोजेस्ट क्वेज़ार पाया गया है वो भी हमारी अर्थ से 100 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद है, जिसे MRK 231 के नाम से जाना जाता है। अब जब सबसे करीबी क्वेज़ार ही 60 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है तो बाकी सब कितनी ही डिस्टेंस पर होंगे इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं।
अब इनिशियली ये सोचा गया था कि यूनिवर्स की टाइमलाइन के हिसाब से हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेज़ार्स को ही ऑब्जर्व करेंगे जिनके लाइट पार्टिकल्स 11 अरब साल पुराने होंगे। लेकिन हमारे इस बने बनाए खेल पर पानी फेरा P172+18 ने, क्योंकि रेड शिफ्ट और लाइट पार्टिकल्स को देखते हुए ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि इसके लाइट पार्टिकल्स पिछले 13 अरब सालों से ट्रैवल कर रहे हैं। यानी कि इन शॉर्ट इसकी उत्पत्ति तब हुई होगी जब बिग बैंग को सिर्फ 780 मिलियन साल ही बीते होंगे। अब दोस्तों हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो उस दौर में तभी एरा ऑफ रीआयनाइजेशन ही खत्म नहीं हो पाया होगा और सारे मैटर कंप्लीट मॉलिक्यूल ही नहीं बन पाए होंगे, जिसका मतलब है कि यूनिवर्स के इस दौर में तो स्टार्स अभी अभी अपीयर होना शुरू ही हुए होंगे। तो ऐसे में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स और उसके ऊपर से क्वेज़ार्स कैसे बीच में टपक सकते हैं। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए कि उनके द्वारा पाया गया ये क्वेज़ार कोई गलती तो नहीं है, इसके लिए उन्होंने और भी डिस्टेंट क्वेज़ार को ढूंढना शुरू किया। बट शॉकिंगली गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझ गई, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जवाब ढूंढने के चक्कर में ऐसे 200 क्वेज़ार्स और ढूंढ निकाले जो तब एग्जिस्टेंस में आए होंगे जब ब्रह्मांड की उम्र 1 अरब साल से भी कम होगी। अब इतना तो कंफर्म हो गया था कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने डेटा की मदद से जवाब ढूंढने शुरू किए और हर पॉसिबल रीजन को खंगाला जिससे कि किसी ब्लैक होल की फॉर्मेशन हो सकती हो। और इसी खोज के द्वारा उनसे एक्सीडेंटली एक ऐसी डिस्कवरी हो गई जिससे उन्होंने इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही लिया, साथ ही साथ आगे आने वाले समय में हमारे लिए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को आर्टिफिशियली क्रिएट करने का एक रास्ता भी दिखा दिया। दरअसल उन्होंने डिस्कवर किया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अलावा अर्ली यूनिवर्स में एक ऐसा फेनोमेना भी घटता था जिससे कि डायरेक्टली सुपर मैसिव ब्लैक होल्स क्रिएट हो जाते थे, और उस नेचुरल फेनोमेना का नाम था कोल्ड गैस कोलिजन। अब ये क्या भला है, चलिए आपको समझाते हैं। अब दोस्तों अगर आप पिछले कुछ महीनों से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आप ये जानते होंगे कि हमने रीसेंट टाइम्स में बिग बैंग को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसकी टाइमलाइन के साथ साथ यहाँ पर एग्जिस्टिंग मैटर पर पड़ने वाला फर्क के ऊपर भी हमने काफी डिटेल से चर्चा की है। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए आप सब जानते ही होंगे कि जब तक यूनिवर्स 1 अरब साल का पूरा नहीं हुआ था तब तक यहाँ पर मौजूद चीजों की वेवलेंथ एक्सपैंड नहीं हो पाई थी और सब कुछ इतना ज्यादा डेंस था कि उस वक्त अपने यूनिवर्स का कलर भी ब्लैक की बजाय हल्का ऑरेंज हुआ करता था। अब ऐसे में इंटरस्टेलर डस्ट और गैस पार्टिकल्स के पास भी इतनी बड़ी जगह नहीं हुआ करती थी कि वो अक्रॉस यूनिवर्स ट्रैवल कर सके और ऑलमोस्ट हर लाइट ईयर पर वो आपस में कोलाइड होते रहते थे। और बस इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वैज्ञानिकों को ये तो पता था कि उस वक्त फ्रीली घूमने वाले कोल्ड गैस के आपस में टकराने की वजह से ही अर्ली स्टार्स फॉर्म हुए थे। लेकिन इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर जब उन्होंने ये ढूंढने की कोशिश की कि क्या ये प्रोसीजर उस दौरान और एक्सटेंसिव लेवल पर भी होती थी तो उनका शक सही निकला। उन्होंने देखा कि जब अर्ली यूनिवर्स के सपोज किसी एक्स पॉइंट पर काफी सारे कोल्ड डस्ट पार्टिकल्स टकराने लगते थे तो उनके कोलिजन से क्रिएट होने वाली एनर्जी कहीं ना कहीं एक स्पेस वॉर्टेक्स फॉर्म कर देती थी जो अपने आसपास मौजूद सारे मैटर्स को सॉर्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से अपने पास अट्रैक्ट करना शुरू कर देती थी। अब इस वॉर्टेक्स में तो कंटिन्यूअसली मैटर जाता ही रहा, जिसके बाद एक पॉइंट पर अगर उसके पास मैटर नहीं बचा तब उसने किसी स्टार का रूप ले लिया होगा। लेकिन अगर कई मिलियन सालों तक उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास गैस पार्टिकल्स टकराते रहे तो अंदर ही अंदर उसका मास इतना एक्सट्रीमली इंक्रीज हो जाता है कि उनकी डेंसिटी नियर टू मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच जाती है, जिस वजह से उनकी ग्रेविटी भी अनंत की सीमाएं छूने लगी। और बस कुछ इसी तरह से बहुत ज्यादा मास होने के कारण पहले तो डायरेक्टली उन्होंने किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल का रूप ले लिया और फिर भी जब उनका मैटर इनटेक और गैस कोलिजन नहीं रुका तो एट लास्ट उनकी एक्रीसेंट डिस्क इतनी ज्यादा ब्राइट हो गई कि यूनिवर्स में उनकी शक्ति का कोई मुकाबला ही नहीं बचा। और बस कुछ इसी तरह से मेरे दोस्त रिलेंटलेस कोल्ड गैस कोलिजन की वजह से समय से बहुत पहले ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों में क्वेज़ार्स ओरिजिनेट होने लगे, जिस वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि अर्ली यूनिवर्स में जितनी जल्दी गैलेक्सीज फॉर्म हुई है उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल इन क्वेज़ार्स का भी है।
अभी हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने भी SDSS J165202.64 प्लस 17285.2.3 नाम के क्वेजार को भी खोज निकाला था, जो आज से तकरीबन 11.5 बिलियन साल पुरानी है। और ये डिस्कवरी भी इतनी इंपॉर्टेंट इसीलिए बन पाई क्योंकि जब इसके गैस डिस्ट्रीब्यूशन को फिगर आउट किया गया तो ये पाया गया कि इसकी फॉर्मेशन के पीछे भी कोल्ड गैस कोलिजन फेनोमेना का ही हाथ है, जिस वजह से वैज्ञानिक ऐसी उम्मीद करते हैं कि कुछ इसी तरह से अगर हमने 3-4 और अर्ली यूनिवर्स के क्वेजार्स को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी की मदद से स्टडी कर लिया तो ना सिर्फ हमारी ये थियरी पूरी तरह से सही साबित हो जाएगी, बल्कि हमारी यूनिवर्सल फिजिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी को भी एक रिफाइंड कॉन्सेप्ट मिल जाएगा क्वेजार्स के ओरिजिनेशन के बारे में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्वेजार्स और हमारे सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के पीछे के मिस्ट्री के बारे में जवाब मिल गया होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि अर्ली यूनिवर्स में आखिर ये कैसे बने होंगे। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।